हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ब्राइट कोर क्लासेस के एनसीईआरटी सीरीज में। इस सीरीज में हम क्लास 9 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है भारत का भौतिक स्वरूप। इस चैप्टर में हम भारत के प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में, उसके भूभाग और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। जो अपना देश है उसमें अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। जो हमारा देश है इसमें क्या है, हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो या द्वीप समूह हो। सभी प्रकार की स्थलाकृतियां हमारे देश में पाई जाती हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। अगर हम अपने भारत की भूमि को देखें तो इसमें बहुत प्रकार की भौतिक विभिन्नता यानी फिजिकल वेरिएशंस दिखाई देती हैं। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। अगर जियोलॉजिकली देखा जाए तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, यानी जो दक्षिण भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, ये सबसे प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था। जो ये भाग है हमारे देश का, इसको पहले क्या था, ये इसको बहुत स्थिर भूभाग माना जाता था। लेकिन अभी मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे भूकंप की कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं कि ये बात गलत साबित हो गई है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृति है। जो अपना हिमालय वाला जो रीजन है भारत का, जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है, ये क्या है, हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। जियोलॉजिस्ट की बात करें तो जियोलॉजिस्ट का क्या कहना है, वो कहते हैं कि जो हमारा हिमालय है वो एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है। अगर हम हिमालय पर्वत की श्रृंखला की बात करें तो उसकी स्थलाकृति कैसी है, वो एक युवा स्थलाकृति है। युवा मतलब कि अभी वो हाल ही में बनी संरचना है, जिसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। आप सभी जानते ही हैं कि हिमालय रेंज में ही जो हमारा सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, वो पाया जाता है। अगर हम मैप पे देखें तो ये रहा हमारा हिमालय का पूरा पोर्शन। ये पूरा ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको मैप पे, ये क्या है, ये हिमालय का पोर्शन है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है। जो हमारा उत्तर का मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों से, किस प्रकार के निक्षेप से, जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, जब कोई नदी किसी ऊंचे स्थलाकृति से नीचे मैदान की ओर प्रवेश करती है। यानी सपोज कीजिए यहाँ से कोई नदी उतर रही है यहाँ पे, तो जब यहाँ से ऊपर से नीचे उतरती है तो जब ढलान से नीचे आती है तो ढलान पर उसका वेग बहुत तेज होता है, और वो अपने मार्ग में आने वाले जो भी चीजें होती हैं, वो चाहे कंकड़ पत्थर या कुछ भी हो, उनको तोड़ते हुए, उनको अपने साथ लेते हुए बहती है। जब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है, ये जो अवसाद अपने साथ लेकर आती है उसको क्या करती है, यही मैदानी क्षेत्र में जब उसका वेग कम होता है तो जो बड़े वाले जो सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहले छूट जाते हैं। बाकी जो महीन और बारीक जो सेडिमेंट्स होते हैं वो नदी दूर तक लेकर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो निक्षेप होता है वो यही होता है, जो नदी अपने साथ अवसाद लेकर आती है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित सैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये कैसे है, ये आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। क्या है कि ये जो अपना क्षेत्र है ये आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना है, यानी कि ऐसी चट्टानें जो रूपांतरित होकर बनी है। वो पहले कुछ और थी और बाद में वो कुछ और हो गई, यानी पहले कोई और संरचना रही, जैसे लाइमस्टोन से संगमरमर पत्थर का बनना। तो उसी प्रकार से पहले जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें थी वो दूसरे प्रकार की चट्टानें थी, और अब जो है दूसरी चट्टानें हैं। प्रायद्वीपीय पठार क्या कहते हैं, ये कम ऊंची चौड़ी पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियों से बने हैं। और ये जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये इसकी पहाड़ियां कैसी हैं, ये कम ऊंची हैं और इसकी घाटियां चौड़ी हैं। कि चौड़ी इसलिए है क्योंकि जहां पे नदी तीव्रता से प्रवाहित होती है तो क्या करती है, ऐसे नीचे की ओर कटाव करती है, लेकिन धीमे बहने वाली क्या नदियां पार्श्व कटाव करती हैं। तो इसीलिए जो दक्षिण की नदियां हैं वो उत्तर की नदियों से कम वेगवती हैं। इसीलिए क्या है, उसकी जो घाटियां हैं
वो चौड़ी हैं। अब चलिए भारत के भौगोलिक वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे निम्नलिखित वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके बाद उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान, उसके बाद द्वीप समूह। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला हमारे देश के नॉर्थ में है। ये उत्तरी मैदान कहाँ है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के साउथ में। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है? ये जो हमारे दक्षिण भारत का पूरा एरिया है, ये प्रायद्वीपीय पठार वाला इलाका है। ये जो मरुस्थल है, ये पश्चिमी भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में, खासकर राजस्थान में पाया जाता है। तटीय मैदान क्या है? ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, तो ये जो कोस्ट लाइन है, इसी कोस्ट लाइन के साथ पठार के बीच में और कोस्ट लाइन की ये जो समुद्री सतह है, इसके बीच में, समुद्री तटरेखा के बीच में जो क्षेत्र है, उसी को क्या कहते हैं? तटीय मैदान कहते हैं। द्वीप समूह तो आप सभी ने पिछली कक्षा में देखा ही होगा। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे लक्षद्वीप समूह। अब चलिए बात करते हैं हिमालय पर्वत की। भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। अगर हम भारत के उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से, हिमालय की बात करें तो क्या है? ये भूगर्भीय रूप से जियोलॉजिकली क्या है? ये युवा पर्वत है। और बनावट के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो क्या है? वलित पर्वत श्रृंखला। पिछले कक्षा में भी हमने बात की थी, वलित पर्वत कैसे बनते हैं? जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उन्हीं के टकराने के परिणाम स्वरूप वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। जो अपना हिमालय है, ये पश्चिम में जो सिंधु नदी है, वहां से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। जो हिमालय है, ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, एक अधिक असम अवरोधों में से एक है। और ये क्या है? ये विश्व के अत्यधिक असम, यानी इसमें विषमता बहुत ज्यादा है, अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले हैं, एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो 2400 किलोमीटर का जो लंबाई है, यही सेम लंबाई हमारे उत्तर के मैदानों की भी है। और इसका आकार कैसा है? अर्धवृत्त आकार का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो जो अपना कश्मीर वाला इलाका है, उसमें 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है। पर जो अपने देश में हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, यानी इधर हम मैप में देखें तो ये रहा, क्या कहते हैं, ये पश्चिमी भाग, ये एरिया हो गया एक तरीके से पश्चिमी भाग, और ये जो एरिया है ये पूर्वी भाग है। तो पश्चिमी भाग में पूर्वी भाग की अपेक्षा जो चौड़ाई है उसमें, ऊंचाई जो है उसमें कम विविधता पाई जाती है। यानी कि जो हमारा पूर्वी भाग है उसमें ऊंचाई में विविधता अधिक पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम हिमालय के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। जो हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला महान एवं आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। जो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग में, भारत में जो हिमालय का जो सबसे उत्तरी भाग है, जैसे ये वाला जो भाग है, ये जो पिंक कलर का अपना देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस जो ये है लाइन जो आपको दिख रही है, ये क्या है? ये अपना हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आंतरिक हिमालय कहते हैं या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। अभी अपने मैप में देखा कि ये पूरी कंटिन्यूअस लाइन बनी हुई थी इस रेंज की, यानी कहीं भी कटी फटी ज्यादा नहीं है। यानी इसमें क्या है? सततता है, कहीं बाधा नहीं है किसी प्रकार की, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। और इसी श्रृंखला में सबसे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, जिसकी ऑन एन एवरेज हाइट कितनी है? 6000 मीटर। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है। जो हिमालय के जितने भी इंपॉर्टेंट जो शिखर हैं वो इसी क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय में पाए जाते हैं। हिमाद्री से दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। जो हिमाद्री है, यानी जिसे अपर हिमालय कहते हैं, इसके दक्षिण में जो श्रृंखला स्थित है वो सबसे अधिक असम है, यानी उसमें विषमता बहुत ज्यादा है। हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जो, जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया
इनर हिमालय। तो इसके जो दक्षिण में जो श्रृंखला है उसी को क्या कहते हैं, हिमाचल हिमालय कहते हैं। और ये श्रृंखला बहुत विषम है, इसमें विषमता बहुत ज्यादा पाई जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित सेलों से हुआ है। जो ये श्रृंखलाएं हैं इनका निर्माण किस प्रकार की सेलों से हुआ है, अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित सेल। संपीड़ित सेल होती हैं जो अत्यधिक दबाव के कारण जिनके कणों के बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, संपीड़ित सेल कहते हैं। तो हमारा जो उत्तरी हिमालय है, जो हिमालय का जो श्रृंखलाएं हैं वो संपीड़ित और परिवर्तित सेलों से बनी हुई हैं। इसकी ऊंचाई जो ये क्या कहते हैं, जो हिमाद्री है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच पाई जाती है। इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर है। जबकि इसमें कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, पीर पंजाल श्रृंखला इसमें सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है इसमें हिमाद्री में, और धौलाधर और महाभारत जैसी श्रृंखलाएं तो इसमें महत्वपूर्ण है ही। इसी श्रृंखला में कश्मीर घाटी जो हिमाद्री है अपना, इसी में कश्मीर घाटी है। हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ये जो हिमाद्री वाला जो क्षेत्र है इसको पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। अब जैसे ये हिमालय की मान लीजिए 3 श्रृंखलाएं हैं, तो सबसे पहले ये ऊपर वाला क्या होगा, ये इनर हिमालय होगा, इसके बीच वाला क्या होगा, हिमाद्री होगा, और जो सबसे बाहरी जो रेंज है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम शिवालिक कहते हैं। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है तथा इसकी ऊंचाई, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। अब ये जो शिवालिक जो श्रृंखला है ये हिमालय की नदियों से लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। इसमें जो घाटियां पाई जाती हैं वो बजरी से और जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हैं। जाहिर सी बात है, जब अगर ये वाली श्रृंखला और ये वाली श्रृंखला इसकी जो ऊंचाई है इस वाले से ज्यादा है, तो जब हिमालय की नदियां इस वाले क्षेत्र से निकलकर शिवालिक वाले क्षेत्र में प्रवेश करती होंगी तो उसके साथ जो बड़े बड़े मोटे आकार के सेडिमेंट्स रहते होंगे वो इसी क्षेत्र में क्या होते होंगे, निक्षेपित हो जाते होंगे। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जो अपना ये निम्न हिमालय है, ये वाला जो हिमालय है, यहाँ करते हैं, यहाँ जो हो गया इनर हिमालय, ये निम्न हिमालय हो गया, ये शिवालिक हो गया। इसके बीच जो घाटियां हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, दून के नाम से जाना जाता है। आपने देहरादून, कोटली दून, पाटी दून इत्यादि का नाम सुना होगा। ये हमारा भारत का फिजिकल मैप है, इसमें चलिए हम एक बार समझ लेते हैं। ये जो हिमालय का रेंज है, यहाँ से क्या है, ये जो कॉन्टिन्यूअस बताया था अभी हमने पढ़ा था कि क्या है, ये सतत श्रृंखला है इनर हिमालय। उसके बाद क्या आता है, मिडिल हिमालय आता है, जिसे क्या कहते हैं, हिमाचल हिमालय कहते हैं। ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूटीज में ज्यादा है। और जो सबसे लास्ट में आता है, जो सबसे दक्षिण में हिमालय का जो है रेंज है, वो क्या है, शिवालिक है। ये मोटे क्या कहते हैं, ये असंपीड़ित अवसादों से बना हुआ है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। जो हिमालय का हमने अभी उत्तर दक्षिण वाला ऐसे क्या कहते हैं विभाजन पढ़ा, उसके अतिरिक्त हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन भी किया गया है। हिमालय का पूर्व और पश्चिम विभाजन भी किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर, और ये जो वर्गीकरण हुए हैं, जो इनमें जो प्रमुख नदी घाटियां पाई जाती हैं उनके आधार पर हुआ है। उदाहरण के लिए सतलुज और जो सिंधु के बीच में जो क्षेत्र है, उस हिमालय के भाग को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी, जो सतलुज नदी है और काली नदी के बीच के क्षेत्र को हम स्थित हिमालय के भाग को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। और काली तथा तीस्ता नदियों के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र, उसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो तीस्ता और दिहांग नदियां हैं, उसके बीच के हिमालय के क्षेत्र को हम असम हिमालय के नाम से
जानते हैं? हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता लगाइए। आप लोकल, अगर आप हिमालय क्षेत्र में रहते होंगे तो आपको आपके लोकल एरिया का नाम पता होगा। मैप में अगर हम देखें तो ये जो लाइन है ये क्या है? ये सतलुज नदी को दर्शाता है। और ये जो है, सॉरी, ये सिंधु नदी और ये सतलुज नदी की घाटियों के बीच जो स्थित जो हिमालय है ये क्या है? ये पंजाब हिमालय है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, जो उसके क्या कहते हैं, पूरब में जो क्षेत्र स्थित है हिमालय का, वो क्या है? ये सतलुज नदी से लेकर, ये सतलुज नदी के बीच से काली नदी के बीच में जो क्षेत्र हिमालय का, इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद काली नदी हमारे मैप में क्या कहते हैं, 5 एरिया बताए गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में केवल 4 बताया गया है। तो जो ये जो काली नदी है, काली नदी और काशी नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या नाम जानते हैं? उसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन काशी नदी और तीस्ता नदी के बीच वाले क्षेत्र को हम सिक्किम हिमालय के नाम से जानते हैं। ये नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। असम हिमालय किसे कहते हैं? जो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो एरिया है अपना हिमालय का, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के समानांतर फैल जाता है। जो अपना हिमालय है वो दिहांग महाखंड से, जैसे ये पूर्वी अपना क्या कहते हैं, पूर्वी भारत है, तो यहाँ पे लगभग यहाँ दिहांग महाखंड है, तो यहीं से अपना जो हिमालय है ये क्या है? ये एक तीखा मोड़ बनाते हुए जो पूर्वी राज्य है उसके साथ में फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। और यही जो श्रृंखला है हमारी हिमालय की, ये जो क्या कहते हैं, हमारे पूर्वी सीमा पर जो स्थापित है, उसी को हम किस नाम से? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये जो पहाड़ियां हैं हमारे, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों, जो औषधि शैल है, ये किससे बनी है? मजबूत बलुआ पत्थर से। ये एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक है। ये घने जंगलों से ढके हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैला है। ये जो अपना एरिया है हिमालय का, जो नॉर्थ ईस्ट में है, ये क्या है? ये इसमें बहुत ज्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। और क्या है? ये समानांतर श्रृंखलाएं भी पाई जाती हैं। और इसमें समानांतर श्रृंखलाएं और घाटियों के रूप में बहुत सारी संरचना पाई जाती है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा तथा मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल है। अगर हम इस मैप को एक बार क्लीन करके देखें तो इसमें तो नहीं, हम दूसरे मैप में देखते हैं। ये वाला मैप आप देखेंगे, ये है पटकाई बूम, ये पटकाई हो गया, ये नागा हो गया, ये मिजो पहाड़ियां जो भी अभी हमने अपने एनसीईआरटी में पढ़ा, ये 3 पहाड़ियां जो है, उसके अलावा मणिपुर जो है पाया जाता है। अब बात करते हैं उत्तरी मैदान की। उत्तरी मैदान में 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। जो हमारा उत्तर का मैदान है, ये 3 प्रमुख नदी प्रणालियों, एक तो सिंधु हो गया, दूसरा हो गया गंगा और तीसरा हो गया ब्रह्मपुत्र। इसी के आधार पर इनका विभाजन भी हुआ है। इन्हीं 3 नदियों से ये उत्तर का मैदान का निर्माण हुआ है। इसकी सहायक नदियों से, और जो इसकी सहायक नदियां हैं, इन्हीं के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स से ये उत्तर का मैदान बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। जो जलोढ़ मृदा है उससे इसका निर्माण हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन, क्या था? हिमालय के गिरिपाद में पहले क्या था? एक बहुत बड़ा बेसिन था। लेकिन समय के साथ जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं, ये अपने साथ बहुत सारे जलोढ़ मिट्टी और क्या कहते हैं, बहुत सारे निक्षेप सेडिमेंट्स लाती गई और उनका निक्षेप करती गई, जिससे इस क्षेत्र में क्या हुआ? एक उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। जो हमारा उत्तर का मैदान है, इसका विस्तार, इसका एरिया कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। लगभग 2400 किलोमीटर लंबा। भी हमने हिमालय के बारे में, जब हम इनर हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसकी भी लंबाई 24 किलोमीटर थी। उसी प्रकार से हमारे मैदान की भी लंबाई हमने वही बता दिया था कि 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है। ये सघन जनसंख्या वाला
भौगोलिक क्षेत्र है। ये जो उत्तर का मैदान है, जाहिर सी बात है अगर ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है तो यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक होगी। तो ये क्या है, सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पर क्या नाम से जो हमारा बिहार राज्य जो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यहीं पर स्थापित है इसी में। और भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी इसी एरिया में स्थापित है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से ये भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यानी जो अपना उत्तर का मैदान है, ये क्या है, इसमें मृदा का आवरण क्या है, ये समृद्ध है, यानी कि बहुत फर्टाइल लैंड पाया जाता है। इसकी सॉइल बहुत फर्टाइल है। यहाँ पे पानी, जाहिर सी बात है गंगा जो हिमालयी नदी है, सदा नीरा नदी है, यहाँ पर साल भर इसमें पानी रहता है। उसके अतिरिक्त उसकी सहायक नदी सबसे प्रमुख जो है सहायक नदी यमुना है। और पंजाब में 5 नदियां तो अपनी है ही। तो ये क्या है, यहाँ पे पानी तो पर्याप्त रहेगा ही। अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यानी कि यहाँ की जो जलवायु है ना एक्सट्रीम गर्म है ना एक्सट्रीम ठंडी है, जो एक एग्रीकल्चर के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वहां पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। जो हमारे उत्तर के पर्वत है, हिमालय से जो नदियां आती हैं वो निक्षेपण कार्य में, वो अभी भी निक्षेपण कार्य कर रही हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। जब नदी, भी मैंने बताया था आपको कि जब नदी प्लेन्स में एंटर करती है तो उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। तो क्या होता है, गति कम हो जाती है तो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाती है वो क्या होती है, निक्षेपित करती जाती है, जिससे नदी द्वीपों का निर्माण होता है। अपने देश में पूर्वोत्तर भारत में सबसे फेमस जो नदी द्वीप है माजुली। नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं। जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो क्या होता है, ये अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती जाती है, जिस वजह से इसके मार्ग में अवरोध आता है और ये कई सारे क्या होते हैं, ब्रांचेस में बढ़ जाती है। इन्हीं ब्रांचेस को क्या कहते हैं, नदी की वितरिकाएं कहते हैं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। जो अपना उत्तरी मैदान है उसको मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में, अभी मैंने आपको नदियों के आधार पर बताया था, एक सिंधु का मैदान हो जाएगा और एक गंगा का मैदान हो जाएगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र से निर्मित मैदान हो जाएगा। उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब मैदान कहते हैं। जो उत्तर का मैदान है उसके जो पश्चिमी भाग है उसको क्या कहते हैं, हम पंजाब का मैदान कहते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। जो उत्तर के मैदान का पश्चिमी भाग जो है वो सिंध और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ है और उसका बहुत बड़ा भाग क्या है, पाकिस्तान में आज स्थित है। सिंध तथा इसकी सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हिमालय से निकलती हैं। जो सिंध की सहायक जितनी भी नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है और जो मैदान का ये भाग है इसमें दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। जो अपने गंगा का मैदान है उसका विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। जो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच का जो एरिया है वो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो हमारे जो क्या कहते हैं गंगा के मैदान के पूर्व में और विशेषकर असम में, जो अपना असम राज्य है उसमें स्थित है। उत्तरी मैदान की व्याख्या समानता इसके उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। जो उत्तरी मैदान की क्या कहते हैं विशेषता क्या है, इसकी व्याख्या समानता ऐसे भूभाग के रूप में की जाती है जिसमें किसी प्रकार की बहुत ज्यादा उच्चवच नहीं पाए जाते हैं और इसकी क्या कहते हैं आकृति कैसी है, वो समतल रूप की है या सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। जो अपना मैदान है इसमें भी भौगोलिक आकृतियों में विविधता पाई जाती है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। अगर हम आकृतिक विभिन्नता की बात करें तो उस आधार पर हमारे उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे
नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका निक्षेप करती हैं। जब ये नदियां हिमालय से नीचे उतरती हैं तो 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप करती हैं। इसे भाभर के नाम से जाना जाता है। ये जो बड़े क्या कहते हैं, नदियों के बड़े सेडिमेंट्स होते हैं, ये इन्हें क्या नाम जानते हैं? इसे भाभर के नाम से जानते हैं। सभी सरताएं इस भाभर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। जो नदियों से जो सरताएं निकलती हैं वो इसी भाभर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरताएं एवं नदियां पुनः निकलती हैं। जब ये जो भाभर वाली पट्टी है शिवालिक के नीचे, तो ये पट्टी जब समाप्त हो जाती है तो नदियां फिर से निकलती हैं। नम तथा दलदलीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं। उसके बाद ये क्या करती हैं? नम और दलदलीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। और जो ये भाभर वाला इलाका है, ये इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारे वन्य प्राणी और घने जंगल पाए जाते हैं। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काट कर क्या कहते हैं, साफ कर दिया गया है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी स्थापित है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। जो उत्तरी मैदान का अपना जो भाग है, उसमें जो सबसे बड़ा जो भाग है वो किससे बना है? पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं। ये क्या, जो नदियों के बाढ़ वाला जो मैदान होता है उसके ऊपर स्थित होते हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या है? वेदिका जैसे, सपोज कीजिए ये अपनी क्या कहते हैं, ये अपनी नदी हो गई, तो इसके जो इधर वाला जो एरिया रहेगा, ऊपरी वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो रहेगा, इसी को क्या कहेंगे हम? नदी वेदिका कहेंगे। इस भाग को भाभर के नाम से जानते हैं। और नदी का जो ये भाग है उसे किस नाम से? भांगर नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की जो मिट्टी है उसमें चूनेदार, जो इसमें जो क्या कहते हैं, जो निक्षेप पाया जाता है वो चूनेदार होता है, यानी कि चूने का मिश्रण इसमें होता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। जो बाढ़ के मैदान का जो क्या कहते हैं, नया निक्षेपों से निर्मित बाढ़ का मैदान है, उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। और इस क्या कहते हैं, जो खादर वाला क्षेत्र है, इसका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, क्योंकि बाढ़ का पानी बार बार आता है, निक्षेपित करता है, तो इससे नए क्या कहते हैं, हर साल इसका निर्माण होता है। इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं। और जो है, ये नेचुरल सी बात है कि अगर किसी क्षेत्र में बार बार बाढ़ का पानी आएगा तो उस पानी के साथ अलग अलग मिनरल्स आएंगे, तो जिस एरिया पे पानी विस्तृत होगा और वो उपजाऊ हो ही जाएगा तथा गहन खेती के लिए आदर्श होता है। और यही जो बाढ़ का मैदान होता है, ये गहन खेती के लिए सबसे आदर्श होता है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी इसी क्लास के क्या कहते हैं, दूसरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तब ये था उत्तर भारत का हिमालय और मैदानी क्षेत्रों के बारे में हमने अध्ययन किया। कल हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास क्या कहते हैं, इस क्लास का शॉर्ट नोट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो तब तक के लिए बाय।